अच्छा जी, अब इसके प्रोसीजर की बात कर ली जाए तो प्रोसीजर कुछ इसका यूँ है कि सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लें आप जो प्रोसीजर से पहले या बेंच वर्क से पहले की हैं। सबसे पहले आपने रूम टेम्परेचर नोट करना है थर्मामीटर की हेल्प से। जो भी रूम टेम्परेचर होगा, लेट सपोज़ आपके पास रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, मैंने ये नोट कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि टेम्परेचर आफ्टर फर्स्ट 10 डिग्री राइज। अब आपने अगर रूम टेम्परेचर नोट कर लिया ना, इसके बाद फिर आप क्या करें कि सबसे पहले, बल्कि एक सेकेंड, अभी इस चीज़ को ना देखें, पहले प्रोसीजर की तरफ आ जाएं, ऑब्जर्वेशन अभी छोड़ देते हैं। आपने क्या करना है कि एक बीकर लेना है 200 ml की कैपेसिटी का, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक स्पैचुला भर के, अच्छा खासा एक स्पैचुला, फुल स्पैचुला जो है वो बेंजोइक एसिड का इसके अंदर डाल देना है। तो ये कुछ ऐसे पाउडर सा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर जो है ना वो वाटर ऐड करना है, ठीक है। जब आपने इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो कुछ आपके पास जो है ना एक क्या कहते हैं, टर्बिड सा वाइट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। मतलब ये कि कुछ बेंजोइक एसिड उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका होगा, कुछ पाउडर की फॉर्म में सस्पेंडेड होगा और फिर वक्त आने के साथ सेटल डाउन हो जाएगा। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपने जो है ना फिर मज़ीद मतलब उसको डिज़ोल्व नहीं करना है। आप पहले तो अच्छा खासा जो है वो स्टीरिंग करनी है ऐड वाटर ऐड करने के बाद। और जब आपके पास एक अच्छा खासा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, अराउंड 200 ml वाटर, तकरीबन 200 ml का बीकर लेकर, और उसके अंदर जो है वो अराउंड तकरीबन आप लेने 100 या 150 ml जो है वो वाटर उसके अंदर डालें और उसको डिज़ोल्व करें, या 250 ml का बीकर ले लें और उसके अंदर 200 ml वाटर ऐड कर दें और बेंजोइक एसिड को उसके अंदर डिज़ोल्व करें, और तकरीबन सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि इसमें से फ़िल्टर आउट करना है। तो फ़िल्टर आउट करने के लिए हम तो ये करते हैं कि हमने ये करवाया था आप लोगों के बजाय पूरे बीकर को और फ़िल्ट्रेशन असेंबली लगाने के, फ़िल्ट्रेशन असेंबली वैसे ही लगाएं जो आपकी ग्लास फ़नल है उसके नीचे एक बीकर, आप ग्लास फ़नल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये करना है कि आपके पास एक फ़िल्टर पेपर है, उसको ऐसे कोन शेप में आपने बनाया था, और कोन शेप में बनाने के बाद ये जो बीकर का माउथ है ये इसको ले जा के इसके ऊपर ऐसे रख दें, ठीक है। जब आप ऐसे रखेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर यहाँ पर उसका लेवल राइज होना शुरू होता है, ठीक है। यही किया था हम लोगों ने। और फिर आप क्या करेंगे, पाइपेट की हेल्प से जो इसके अंदर जो फिल्ट्रेट आया हुआ है ना वो एक क्लियर सोल्यूशन है। वो चीज़ है जिसके अंदर जो है कुछ जो डिसोसिएटेड बेंजोएट आयन और प्रोटॉन है वो उसके अंदर मौजूद होंगे, जो डिसोसिएटेड आयन्स हैं, ठीक है, बेंजोइक एसिड के, वो इस क्लियर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। आपने बस ये करना है कि जब इसके अंदर लेवल राइज हो जाए तो पूरे एहतियात के साथ आपने ये किया था कि पाइपेट ली थी और इसके अंदर से 10 ml जो है या 5 ml जो है वो सक आउट कर लिया था, ठीक है। 10 ml और 5 ml इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितने आप mls लेंगे उसके अंदर उतने ही मोल्स आएंगे और उतने ही मोल्स रिक्वायर्ड होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये एक एसिड है। तो 5 ml ले लें, 10 ml ले लें, इट्स अप टू यू। हम लोगों ने ज़्यादातर जो है वो 5 ml के साथ ही काम किया था, किसी लैब में किसी ग्रुप को 10 ml के साथ भी करवाया था। तो 10 ml या 5 ml रिक्वायर्ड वॉल्यूम पाइपेट आउट कर लें आप किसके अंदर, यहाँ से तकरीबन 5 ml आपने पाइपेट आउट किया किसके अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ये किया था। और इसके अंदर फिर जो है आपने तकरीबन फिनोफ्थलीन डाला था, वही जो बेसिक एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रोसीजर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो फिनोफ्थलीन ऐड किया था। फिनोफ्थलीन ऐड करने के बाद आपने फिर एक ब्यूरेट सेट की हुई होगी। तो अब क्या करें कि फिर इसको कॉनिकल फ्लास्क को आपने ब्यूरेट के नीचे प्लेस कर दिया था और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्लो स्टार्ट किया था, तब तक जब तक परमानेंट लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता था, यानी कि जो आपका एंड पॉइंट है, तब तक आप उसका फ़्लो जारी रखते थे। अब ये तो आपका रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हो गया, यही सारा काम। अच्छा, ये जो है ये फेंकना नहीं होता था, इसको ऐसे ही रखा हुआ था। जब एक दफ़ा यूज़ हो गया, अब आपने रूम टेम्परेचर बढ़ाना, अब आपने टेम्परेचर अगले टेम्परेचर पर काम करना है। तो उसका सिलसिला ये रहता था कि हमने यही जो सोल्यूशन बनाया हुआ था आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको उठा के थर्मोस्टेट बात पे रख दिया था, ठीक है। और इनिशियली जो है जब ये सोल्यूशन बनाया होगा तब आपने टेम्परेचर नोट किया था, वो आपका क्या कहलाया था, रूम टेम्परेचर। लेट सपोज मेरा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था जब मैंने इसमें थर्मामीटर प्लेस किया था इनिशियली सोल्यूशन बनने के बाद। फिर सेकेंडली
जब पहला काम हो चुका रूम टेम्परेचर पे, यही काम आपने एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे करना है। लेकिन कैसे कि एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था, तो अब अगला टेम्परेचर आपका इसमें 10 डिग्री राइज होगा। मतलब आपने इसको कब तक हीट करना है इस सॉल्यूशन को थर्मोस्टेट बार पे, जब तक आपका टेम्परेचर अगले 10 डिग्री राइज पे ना आ जाए, मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। याद रखिए, ये सपोज करवा रहा हूँ आपको, जो रूम टेम्परेचर होगा उससे 10 डिग्री राइज पे काम किया था आपने। मैंने ये सपोज़ किया कि 25 था, तो इसलिए अगला 35 हो जाएगा। ठीक, जब ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच चुका है इसका टेम्परेचर, फ़ौरन से आए आप और आपने ये किया था कि इसमें से यही सारा काम किया कि फ़िल्टर पेपर नया वाला लगाया, 10 या 5 ml पाइपेट आउट करके उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेट किया था। फिर इसके बाद यही काम दोबारा करना है किसके लिए, सेकंड 10 डिग्री राइज के लिए। तो लेट सपोज सेकंड 10 डिग्री राइज, क्योंकि फर्स्ट 35 था, उसमें मज़ीद 10 डिग्री राइज ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने काम कर लिया, क्योंकि हम हीट ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी करने जा रहे थे। तो 25 पे रूम पे भी काम कर लिया और 2 एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे भी काम कर लिए। तरीका सारा वही है टाइट्रेशन का, बस टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको ये जो इनिशियल सोल्यूशन बनाया था इसको 2 दफ़ा थर्मोस्टेट बाद पे रखा है। अच्छा, अब जब ये ऑब्जर्वेशन आ गए तो फिर एक ऑब्जर्वेशन कॉलम भी बनाया था आपने। आपके पास तकरीबन 3 रीडिंग्स आई होंगी, जिसमें एक टेम्परेचर पर आई होगी, टेम्परेचर 25 पर, दूसरी 35 पर, तीसरी 45 पर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ मैं केल्विन की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये 298 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 308 और ये हो जाएगा 318 केल्विन। अच्छा, लेट सपोज आपके पास 3 रीडिंग्स आई डिफरेंट वॉल्यूम्स की। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो आपके पास ये ट्रेंड आया होगा कि जब जब आप वॉल्यूम जैसे जैसे आपने डिफरेंट टेम्परेचर पे काम किया होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हर टाइट्रेशन में इंक्रीज़ हो रहा होगा। इसके लिए अगर जो है आपके पास सपोज़ करें ए आया था, तो इसके लिए बढ़ने के बाद बी आ गया होगा, इसके लिए सी आ गया होगा। याद रखिए कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ताल्लुक सॉल्युबिलिटी से होता है। तो जितना ज़्यादा बेंजोइक एसिड सॉल्यूबल हुआ होगा सॉल्यूशन में, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स वहाँ मौजूद होंगे और उतने ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको टाइट्रेट करने के लिए कंज्यूम हुए होंगे। कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला आपके पास, जो आपके पास सिंपल डाइल्यूशन फार्मूला है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, तो पहली कैलकुलेशन तो ये हो जाएगी कि आपने जो है वो तकरीबन 3 कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी होगी। तो हम टाइट्रेट कर रहे हैं किसको, बेंजोइक एसिड को, C6H5COOH, गालिबन यही फार्मूला है। हाँ, 7 कार्बन होते हैं। और साथ में किसके अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट। ठीक है, आपको जो है वो इसकी कंसंट्रेशन, इसको C1V1 कह दिया, यहाँ पे C2V2 कह दिया। सही, इसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम करनी है। वॉल्यूम आपको इसका पता है कि आपने 5 या 10 ml जो भी लिया था। ठीक है, 5 या 10 ml जो भी लिया था। अच्छा, इसी तरह इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, गिवन थी वहाँ पर जो भी था, मेरे ख्याल से 0.1 नॉर्मल या 0.1 मोलर सॉल्यूशन होगा। तो वो आप कंसंट्रेशन रख दें यहाँ पे, आपके पास प्रैक्टिकल बुक में अपने जर्नल में नोट की गई होगी, और जो भी वॉल्यूम आया है। तो अगर इस वाली कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं तो आपने ए रखा, ठीक है, दूसरे वाले के लिए करेंगे तो फिर बी रखेंगे, तीसरी वाले के लिए करेंगे तो सी रखेंगे। याद रखिए, एक वक्त में एक कैलकुलेशन आएगी। अगर मैं एक टेम्परेचर पे काम कर रहा हूँ, लेट सपोज 298 पे काम कर रहा हूँ, मैं ये 298 केल्विन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कंसंट्रेशन, तो सिर्फ ए रखूँगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अगले के लिए काम कर रहा हूँ 308 के लिए, तो फिर मैं कंसंट्रेशन को बी रखूँगा। ठीक है, और अगर इसी तरह मैं 318 के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं कंसंट्रेशन को सी रखूँगा। तो ये आपने 3 इस तरह से कैलकुलेट करनी होगी। सपोज़ करें कि मैं 298 के लिए आपको करके दिखा देता हूँ, तो ए जो भी वैल्यू है, तो यहाँ से जो भी इसका आंसर आया होगा, जो C1 आ जाएगी, क्योंकि वो कैसे आएगी, 0.1 मल्टीप्लाई बाय ब्यूरिट रीडिंग और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि ये। तो यहाँ से C1 जो भी कैलकुलेट हुआ, लेट सपोज आपके पास ये आ जाएगा D, तो ये आपने यहाँ पुट कर दिया D, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, मतलब जो भी सिंपल कैलकुलेशन एक ही तरह की है। अच्छा, अब हमारे पास जो भी कंसंट्रेशन आई है वो बेसिकली किसकी आई है, इनडायरेक्टली हमारे पास प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन आई है, क्योंकि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन नोन थी, वॉल्यूम हमें ब्यूरिट रीडिंग से मिला,
और जो भी हमारा एसिडिक सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम हमें नोन था। तो 3 चीज़ें नोन थी, एक अननोन था जो कि हमने इससे निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन आई है वो बेसिकली प्रोटॉन्स की आई है। प्रोटॉन्स का मतलब ये कि इनडायरेक्टली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डिसोसिएटेड इनटू सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब यहाँ से हमारे पास मोल्स आ गए, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास नॉर्मल में है, तो चले नॉर्मेलिटी आ गई, मोल्स को ना देखें, आप नॉर्मल में कह रहे हैं। तो अब हमारे पास तरीका ये होता है कि सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए कहेंगे कंसंट्रेशन मेरे पास जब नॉर्मल में है तो बेसिकली इसको जस्ट मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की केस की बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट जो है वो बेसिकली क्या होगा कि इसका जो मोलर वेट है या मोलिक्यूलर आयन फॉर्मूला वेट है, ठीक है, जो इसका फॉर्मूला मास है उसको मैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये एक बेस है तो बेस के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोक्सिल आयन है, यानी ये एक हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसीलिए इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होगा, सिंपल 40 होगा। तो आप सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए क्या करें, सिंपल ये जो डी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दें 40 से, तो यहाँ पर आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक सॉल्युबिलिटी आई, सपोज कर लें कि आपके पास जो भी वैल्यू आती है ये जी हो जाएगी, ये एच हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ आपके पास काम आया है डेल्टा एच कैलकुलेट करने का। ये एक मेन कैलकुलेशन है इसकी, ये सारी तो आप इजीली कर सकते हैं जैसे कि समझाया गया था और आपने करके भी दिखाई थी। अब डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला तो यही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखें ये log S2 माइनस S1 है, यहाँ पर आपके पास 2 सॉल्युबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपने काम कितने टेम्परेचर्स पे किया है, 3 टेम्परेचर्स पे काम किया है। ठीक है, एक रूम टेम्परेचर पे और 2 एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे। तो रूम टेम्परेचर पे हमने एक रेफरेंस स्केल रखा था कि आम हालात में जो है वो सॉल्युबिलिटी ये होती है और एलिवेटेड पे ये होती है। तो अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो यहाँ पर जो आपका S2 है ये जो है आपका S2 हो जाएगा और ये जो है आपका S1 हो जाएगा, अगर हम इन दोनों की बात करें। ठीक है, तो पहले डेल्टा H1 अगर हम निकालते हैं, डेल्टा H1 निकालते जो कि किसके दरमियान निकलेगा, 308 केल्विन और 298 केल्विन के दरमियान निकलेगा। तो यहाँ पर जो log S2 की वैल्यू है वो आप ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जो कि सेकेंड टेम्परेचर पे आई हुई है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू, और S1 की वैल्यू वो रखेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर आई हुई है। और यहाँ पर क्या कर देंगे बेसिकली, अगर मैं मॉडल के तौर पर पेश करूँ आपको, तो S2 की जो वैल्यू आ रही है H माइनस log G, ठीक है, और फिर सेम इसको मल्टीप्लाई करें, आर की जो है वो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 8.314 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे हैं, और ये हो जाएगा, कौन कौन से हैं टेम्परेचर हमारे पास, 308 मल्टीप्लाई बाय 298 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 308 में से 298 माइनस करेंगे, T2 मास मतलब 308 में से 298 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, तो आप डायरेक्टली इसको 10 से डिवाइड करें। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, बेसिकली डेल्टा H1 आएगी, इसको हम x कह देते हैं। ठीक, अब इसी तरह आपने सेकेंड एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी काम किया था, तो अब उसके लिए क्या 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 ध्यान में रखना है कि अब जब आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो उसको और फिर रूम टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि ये हमने रेफरेंस रखा था। तो अब जब डेल्टा H2 निकालना है